नमस्कार, न्यूज़ 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो है तूफान बिपोरजॉय की। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तट से जो टकराने की पूरी प्रक्रिया है वो इस तूफान की अब शुरू हो चुकी है। करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जो है वो इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं। टकराने की जो प्रक्रिया है वो 2 घंटे तक चलेगी। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के चलते सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में पेड़, खंभे कई जगहों पर गिरे हैं। कुछ जगहों पर घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान बिपोरजॉय का असर जो है वो आधी रात तक रहेगा। तूफान के चलते करीब 1 लाख लोगों को गुजरात के तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। गुजरात में तूफान के चलते कोस्ट गार्ड और नौसेना भी हाई अलर्ट पर है। कोस्ट गार्ड ने गुजरात में 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट जो हैं उनको तैयार करके रखा गया है। वहीं नौसेना ने भी अपनी कुछ स्पेशलिस्ट टीमें वहां पर रखी हैं। साथ ही साथ दमन में कोस्ट गार्ड स्टेशन पर 4 स्पेशल डॉर्नियर और 3 हेलीकॉप्टर तैयार और तैनात रखे गए हैं। जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नौसेना ने इससे निपटने के लिए 25 विशेष टीमें बनाई हैं। इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, तैराक भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इनके पास पोर्टेबल वैन जो होंगी और जो भी कटिंग टूल होते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक आरी है, इस तरह के जो मलबे को हटाने के जो जरूरी सामान होते हैं वो सब इन टीमों के पास होंगे, जो कि किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से इस वक्त आ रही हैं, लेकिन ताजा तस्वीर क्या है सीधे आपको लिए चलते हैं मांडवी। वहां हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, हवाएं तेज हो रही हैं, बारिश भी बढ़ेगी, अंधेरा होने के साथ मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, अंधेरे होने के साथ ही जो तेज हवाएं तो हैं वो तो देखने मिल ही रही हैं, उसके साथ में बारिश भी हो रही है। अब अंकित हो गया रहा है कि जब तेज हवाओं के साथ जब बारिश होती है ना, तब उसका ज़्यादा असर देखने मिल रहा है। और इसी के चलते ये समझ में आ सकता है कि इस तूफान का कितना असर ज़मीनी स्तर पर है। और बिल्कुल आप मेरे पीछे अंधेरा देखेंगे क्योंकि इस पूरे गाँव में या जहाँ पर हम मांडवी में मौजूद हैं बिजली चली गई है। बिजली उनका कहना भी ये था, जब हमने प्रशासन से पता लगाने की कोशिश की कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा क्योंकि तेज़ हवाएं हैं, कई जगहों पर तार टूट गए हैं, तो बिजली भी अभी फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। और शायद जब तक इस तरह की तेज़ हवाएं रहेंगी बिजली यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये केवल एक जगह की बात नहीं जहाँ पर हम मौजूद हैं। इस तरह की हवाएँ गुजरात के समुद्री तट से जहाँ पर से भी ये तूफ़ान गुजर रहा है वहाँ पर इसी तरह के हालात देखने मिल रहे हैं। और इसका जो परिणाम है वो रात भर शायद इसी तरह से जारी रहेगा। अब शायद हम कैमरा से तो ना दिखा पाए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी आ जा रही हैं और वो समुद्री तट के पास कोई हो या ना हो इसकी वो देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई है या नहीं। ये रही बात जहाँ पर हम मौजूद हैं। जामनगर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। एक पूरा पेड़ का एक हिस्सा गिर गया है, उसकी वजह से कई मवेशियां दब गए थे, उन्हें निकालने का काम जारी है। रास्ते को खोला जा रहा था, लेकिन अब जब इस तरह से अंधेरा हो जाता है तब आप किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि अगर कहीं पर पेड़ गिरा है तो वहाँ पर और भी खतरा रहता है, कुछ और पेड़ गिर सकते हैं अगर तेज़ हवा रहती है। तो ऐसे में अब जो ऑपरेशंस होंगे वो शायद बहुत कम होंगे और बहुत ज़रूरी होने पर ही किया जाएगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जब तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू होती है तो उसका ज़्यादा प्रभाव देखने मिल रहा है यहाँ पर भी। तो जामनगर की बात कर ले, द्वारका की बात कर ले, हमने देखा कि मंदिरों को तो बंद किया ही था, उसके आसपास के इलाकों को भी बंद किया था। जो भी सी रिजॉर्ट्स हैं, समुद्र के रिजॉर्ट्स समुद्र के आसपास, उन सभी को बंद कर दिया है और प्रभाव बिल्कुल देखने मिल रहा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो ये लैंड होगा या समुद्र जो तट है उससे करीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये टकराएगा, तब शायद और भी प्रभाव देखने मिल सकता है। ऐसे में बिजली जाना, भारी बारिश, तेज हवाएं, पेड़ों का कुछ जगहों पर गिरना, समुद्र के में ऊंची लहरें देखने मिलना, इस सब का प्रभाव तो जरूर है। और इसी तरह से अगर ये जारी रहा तो प्रशासन के सामने चुनौती होगी इस तूफान के जाने के बाद सब चीजों को एक बार फिर से नॉर्मलसी में लाने की। लेकिन अभी की अगर बात करें तो मौजूदा हालात यही हैं कि पल पल में हवाएं तेज हो रही हैं। हम केवल सुनते हैं 100 किलोमीटर, 120, 130 किलोमीटर। अब शायद उतनी हवा ना भी हो, लेकिन उसके बावजूद अगर इसका इतना परिणाम देखने मिल रहा है तो अगर 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये हवा पकड़ती है तो अब इसका और कितना परिणाम होगा ये समझा जा सकता है। हमारे साथ बने रहिए सोहित।
ताजा जो खबर इस वक्त आ रही है, जो हमारे सहयोगी जो गुजरात में अलग अलग जगहों पर हैं वो भेज रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि राज्य में गुजरात के अंदर जो प्रक्रिया है लैंडफॉल की वो शुरू हो चुकी है। तूफान करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट की ओर बढ़ रहा है। मांडवी और कराची के बीच में अभी ये तूफान बताया जा रहा है। 125 से 140 किलोमीटर की हवा चल सकती है। कच्छ के इलाके में अभी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा जो है वो बह रही है और साथ ही साथ 131 तालुकाएं हैं राज्य की यानी गुजरात की, जहां पर इस वक्त लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है उसके कारण भारी बारिश देखने को मिल रही है। लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर 31 जो आज रात की जो आधी रात तक का समय है तब तक लैंडफॉल की पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी। तो उसकी वजह से भारी बारिश भी देखिए, जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कई जगह पर देखने को मिल रही है। सोहित, जैसे जैसे अब समय गुजरेगा 12 साढ़े 12 बजे तक जो स्थिति है वो हर मिनट में बदलने वाली है। आपसे जैसे अभी बात कर रहे थे तो आपसे भी बात करते करते हर मिनट में सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो बदलती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, और मैं अभी जब आपकी बात सुन भी रहा था, देखिए हवा के साथ जब जैसे कि मैं कह रहा हूँ भारी बारिश का असर और देखने मिलता है। और आप कह रहे हैं कि कच्छ में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अभी मौजूद है जहां पर हम हैं, और अगर ये 140 किलोमीटर तक जाती है तो सोचिए इसका दुगना यहाँ पर असर देखने मिलेगा। तो तब और प्रभाव कितना बढ़ेगा वो समझ सकते हैं। अब आपसे जब बात कर रहे थे तब शुरुआत में बारिश नहीं थी, मिनट में जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप जब बात कर रहे तब भारी बारिश आती है। आप देखिए फिर से बारिश रुक रही है, बारिश शुरू हो रही है। तो इस तरह के हालात हैं। तो जिस तरह से तूफान आगे बढ़ता जा रहा है उसका परिणाम समुद्री तट पर देखने मिल रहा है, और इससे ही पता चलता है कि ये तूफान कितना इसमें ये कितना प्रभाव है इस तूफान का। और पहले तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाला था, जिसे अब 10 किलोमीटर इसकी रफ्तार कम हुई है, तब ये हालात हैं। वरना इसकी जो ओरिजिनल अगर बात करते तो इससे और भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था, और इसलिए जो तैयारियां भी की गई वो इसी तरह से की गई हैं ताकि इसका कम से कम प्रभाव पड़े। लेकिन हाँ, इसका असर पड़ रहा है। और अंकित, सबसे बड़ा चैलेंज जैसे कि एक बार फिर से मैं कहूँगा, रात के अंधेरे में इस तूफान के आने का होगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। और बिजली क्योंकि इस पूरे शहर में नहीं है, अगर स्ट्रीट लाइट्स को छोड़ दें, जिनके पास जनरेटर है उसे छोड़ दें, तो बिजली ना होने का असर पूरी तरीके से इस शहर पर समझ में आएगा, और उसी के कारण यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वो और बढ़ जाती हैं। तो तेज़ हवाएं हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कच्छ में अभी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की, और अगर ये जो कहा गया 140 तक जा सकती है, तो इसका प्रभाव आने वाले समय में शायद और देखने मिले। पूरी रात में ये एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है, और भारी बारिश के साथ क्योंकि ये तेज़ हवाएं चल रही हैं, इसका परिणाम जमीनी स्तर पर साफ तौर पर समुद्री तट में दिखाई दे रहा है। सोहित, सुरक्षित रहिए, हमारी यही कामना भी होगी कि लोगों को ज़्यादा इसका जानी नुकसान ना हो और सकुशल कम से कम लोग रहें। आप भी अपना ध्यान रखिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि कोस्ट गार्ड किस तरीके से तैयारी करके पूरा इस तूफान से निपटने की उनके पास तैयारी है, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी तनुश्री के पास भी चलेंगे जो जखाऊ पर हैं, जहां पर लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बंद रहिए हमारे साथ। तो साइक्लोन बिपोजॉय के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो रात को करीब आधी रात तक ये पूरा लैंडफॉल की प्रक्रिया चलती रहेगी। और उसके चलते आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चक्रवात बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, ये जो कुल मिलाकर जो विंड स्पीड है, जिसको कहा हवाओं की जो पूरी जो गति है वो बढ़ती रहेगी, और उम्मीद यह जताई जा रही है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तक ये जा सकती हैं। तो आप इस वक्त जो देख रहे हैं, जो आपको एक लाल गोल घूमता हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा था उस तस्वीर में, वो जो हिस्सा है वो बता रहा है कि किस तरीके से साइक्लोन जो है वो बढ़ता हुआ पहुंच रहा है गुजरात के तट तक। और उसी के साथ जो आप एरो देख रहे होंगे
ये जो एरो है ये आपको बता रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, यानी कि इस वक्त ये जखाऊ पोर्ट की तरफ किस तरीके से बढ़ रहा है ये आपको बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसमें जो स्पीड है, जैसे इसके ऊपर आप जाते हैं तो ये गति जो है हवा की वो भी आपको बता रहा है कि किस गति से बढ़ रहा है। तो अभी बताया जा रहा है करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए चलते हैं हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे के पास। तनुश्री इस वक्त जखाऊ पोर्ट पर हैं, जहां पर लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 4 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी। तनुश्री, कुछ देर पहले आप उन जगहों के दौरे पर थी जो शेल्टर बनाए गए थे जहां पर लोगों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन बाहर हालात क्या हैं जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अंकित, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पे भी हम एक शेल्टर होम में हैं जहां बहुत से लोगों को रखा गया है। करीब 200 लोगों को यहां लाया गया है और जिसमें से ज़्यादातर छोटे बच्चे, बूढ़ी महिलाएं और औरतें हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस शेल्टर होम में अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, क्योंकि जो पूरा ये रीजन है, जो कच्छ रीजन है और जो जखाऊ रीजन है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस साइक्लोन से, वहाँ पूरी तरीके से जो पावर लाइन है वो कट हो चुकी है। अब जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहा है कि पावर लाइन को वापस से सेटअप कर सके, बट अभी भी बहुत से लोग जनरेटर यूज कर रहे हैं। पर जितना हम लोग सोर्सेस से पता कर रहे हैं कि अगले 2 दिन तक भी लाइट की एक प्रॉब्लम रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस साइक्लोन का इंटेंसिटी है, जितनी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पावर लाइन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन लाइन हो, चाहे वो हेल्थ हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो पूरे तरीके से ध्वंस होने की एक संभावना लगाई जा रही थी। इसी वजह से बहुत से ऐसे एरियाज हैं और खास करके इस वक्त पे हम जहां पर हैं जखाऊ के पास, वहां पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब मैं कैमरा पर्सन गोविंद को एक बार बोलूंगी कि आपको एक बार बाहर पैन करके दिखाए कि स्थिति किस तरीके की बाहर स्थिति बनी है। कि आप लोग देखिए कि जो विंड अभी भी जबकि अभी आई ऑफ द स्टॉर्म जो है वो अभी कोस्ट से टकराना बाकी है। करीब 12 बजे का समय बताया जा रहा है रात को जब वो कोस्ट से टकराएगी, और वो समय ऐसा होता है जब कोस्ट से जब आई ऑफ द स्टॉर्म टकराती है अंकित, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। पर अभी भी 4 से 5 घंटे है वो होने में, और आप देखिए किस तरीके की हवाएं चल रही हैं, कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है। इतनी तेज़ी से जो विंड स्पीड और बारिश है अंकित, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत से पेड़ उखड़ सकते हैं, जो टेम्पररी इमारतें हैं वो नीचे आ सकती हैं। इसीलिए सबको एडवाइस किया जा रहा है कि अपने घरों के अंदर रहे, क्योंकि एक ही प्रायोरिटी है इस वक्त पे कि किसी भी इंसान की जान को बचाया जा सके। 0 कैजुअलिटी इस वक्त पे प्रायोरिटी है। एक बार साइक्लोन निकल जाएगा उसके बाद एसेस किया जाएगा कि डैमेज का एक्सटेंट कितना है, पर अभी प्रायोरिटी है किसी भी इंसान की जान को खतरा ना हो, इसीलिए सबको अंदर रहने के लिए कहा गया है। तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरा होता है कि जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं उसमें जो, जैसे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसके अंदर ये पूरा बोर्ड गिर गया है, तो ये जो बोर्ड है इसके साथ जो चीजें लगी होती हैं वो तेज गति से जाके किसी को न लग जाए, उससे नुकसान ना हो जाए, ये एक बड़ा खतरा रहता है। अभी के लिए न्यूज़ एट में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।